आज हम लोग ये जानेंगे कि किसी एक्सपेरिमेंट को कैसे लिखा जाता है, या किसी एक्सपेरिमेंट को लिखने का हमारा क्या तरीका होता है, या किसी एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी हेडिंग आनी चाहिए जिससे हम अपने एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरीके से क्लियरिफाई कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में ऑब्टेन कर सकें। तो देखिए, जो भी हमको एक्सपेरिमेंट करना है, सबसे पहले हम लोग सेंट्रल हेडिंग डालेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर। अब जो भी आपका नंबर रहा 1 2 3 4, एग्जाम में खैर क्लास 12 में 2 एक्सपेरिमेंट आते हैं, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 या 2 आपका जो भी रहेगा। अब सबसे पहली साइड हेडिंग क्या पढ़ेगी? सबसे पहली साइड हेडिंग हमारी पढ़ती है एम या ऑब्जेक्ट। एम में हम लोग वो चीज लिखते हैं जो हमें करना है एक्सपेरिमेंट में। सपोज करिए कि हमारे पास ये वर्नियर कैलिपर है और ये हमारे पास एक बॉब है। बॉब का मतलब ये स्फेरिकल बॉडी, ठीक है ना, पेंडुलम वाला लिया हुआ है। हमें क्या करना है कि इस वर्नियर कैलिपर की हेल्प से इस बॉब का डायमीटर निकालना है। तो हमारा एम यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टू फाइंड द डायमीटर ऑफ गिवन बॉब विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। इसी तरीके से जो भी एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है उसका एम क्या है, यानी उस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है वो हम लोग एम में लिखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या करनी है? तो देखिए, एम तो हमें पता चल गया कि हमें करना क्या है। अब उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट है, ये हमारी सेकंड हेडिंग आएगी। तो सेकंड हेडिंग हमारी आती है मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड या ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। तो जैसे हमारे पास ये वर्नियर कैलिपर है, इसकी हेल्प से बॉब का डायमीटर हमें निकालना है, तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हमें चाहिए? एक तो ये वर्नियर कैलिपर चाहिए और एक चाहिए ये बॉब। तो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में हम लोग वर्नियर कैलिपर एंड बॉब लिखने वाले हैं। थर्ड नंबर। अब इसके बाद हमारी क्या हेडिंग पड़ेगी? अब इसके बाद हमारी हेडिंग पड़ेगी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी जो भी हमारा ऑपरेटर्स है या जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, यानी कौन से सिद्धांत को फॉलो करता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग अब जो पढ़ने वाली है, इसको यही सबसे मेन पॉइंट रहेगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, अगर आप लोग क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल फाइल में काम कर रहे हैं, तो आप जब प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे तो उसमें देखिए 2 पेज रहेंगे, एक साइड में लाइनिंग रहेगा और एक साइड में सादा रहेगा। तो लाइनिंग वाले में एक्सपेरिमेंट नंबर, एम हो गया, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये लिख लिया, और लेफ्ट साइड में आप उसका डायग्राम बना लेते हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन वाली कॉपी आएगी, तो एग्जामिनेशन वाली कॉपी में ये खाली पेज तो रहता नहीं है कि डायग्राम आप कहीं पे बना दे, तो उसमें डायग्राम कहाँ पे बनाना है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली बच्चे सबसे आखिरी में डायग्राम बनाते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। हालांकि उसके नंबर एग्जामिनर जनरली नहीं काटते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका ये है कि जो भी आप डायग्राम बनाएंगे वो प्रिंसिपल के बाद बनाएंगे अपनी एग्जाम वाली कॉपी में। कि समझ लीजिए कि आपकी एग्जाम की कॉपी हो गई, यहाँ पे आपने लिख लिया एक्सपेरिमेंट नंबर, एम हो गया, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल। अब यहाँ पे डायग्राम बनेगा, जो भी सर्किट डायग्राम है या जो भी वे डायग्राम है, या यहाँ के हिसाब से हम बात करें तो वर्नियर कैलिपर में बॉब बीच में फंसा दिया, वो बना दिया। अब इसके बाद हमारी अगली टॉपिक आएगा ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल। अब ऑब्जर्वेशन टेबल में हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर सिंपल वे में बात करें तो ऑब्जर्वेशन टेबल में अगर हम वर्नियर कैलिपर की हेल्प से बॉब का डायमीटर निकाल रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? तो हमें चाहिए होगा भाई कि ये वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल की क्या रीडिंग है, वर्नियर स्केल की क्या रीडिंग है, ठीक है ना, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, डायमीटर आ जाएगा। तो टेबल हम लोग बनाएंगे, उसमें सीरियल नंबर, फिर मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग में भी कंसाइडिंग मार्क हो गया, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई हो गया, फिर उधर डायमीटर आ गया। तो ये सारी चीजें हम लोग लिखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में। अच्छा, ऑब्जर्वेशन टेबल में अब बात ये आती है कि कितनी रीडिंग ली जाए। तो देखिए बच्चों, हम लोग रीडिंग जितनी ज्यादा लेंगे उतने ही एरर होने के चांसेस कम होते हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा रीडिंग ली जाए। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई प्रैक्टिकल एग्जाम तो हमारा 3 घंटे का होता है, उसमें 2 प्रैक्टिकल करने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 रीडिंग हम ले ले, 200 रीडिंग हम ले ले, तो पूरा एक्सपेरिमेंट भी नहीं हो पाएगा हमारा एक भी, और पूरा टाइम भी खत्म हो जाएगा।
तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो बिना ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं या जो बिना ग्राफ वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें हम लोग मिनिमम 3 रीडिंग लेते हैं, और जो ग्राफ वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें हम लोग मिनिमम 5 रीडिंग लेते हैं। तो जैसे ये वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हमको बॉब का डायमीटर निकालना है, तो इसमें हम लोग मिनिमम 3 रीडिंग ले लेंगे, सफिशियंट है। आप लेना चाहे तो 4 ले, 5 ले, 6 ले, जितना भी आप चाहे, लेकिन मिनिमम 3 रीडिंग भी हमारी सफिशियंट है। लेकिन अगर ग्राफ वाला हम लोग बनाएंगे तो वहां के लिए मिनिमम कितनी रीडिंग हम लोग को लेनी पड़ेगी? 5 रीडिंग, ताकि ग्राफ बहुत अच्छा बने, एरर होने की पॉसिबिलिटी कम हो। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन टेबल। अब टेबल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? तो टेबल बनाने के बाद हमने रीडिंग तो निकाल ली है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट में भी अगर डायमीटर आ गया तो 3 बार आया है 3 रीडिंग में, हम लोग उसका मीन डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। या मान लीजिए कोई वैल्यूज आई है, हमको इसका वॉल्यूम अगर निकालना होगा तब क्या करेंगे? भाई डायमीटर तो हमने निकाल लिया, अब कैलकुलेशन में हम लोग क्या करेंगे? पहले मीन डायमीटर निकालेंगे, फिर उसका हाफ करके रेडियस निकालेंगे, फिर ये स्फीयर है तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग रहेगा कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस। टेबल के बाद हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन। अच्छा, अब जब कैलकुलेशन कर लिया तो हमको क्या मिल गया? आंसर मिल गया। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होने वाली है? आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है रिजल्ट। ठीक है ना? अब मान लीजिए रिजल्ट इसका कुछ आ गया कि द डायमीटर ऑफ द गिवन बॉब इज 2.4 सेंटीमीटर या 2.42 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया द डायमीटर ऑफ द गिवन बॉब इज 4.42 या सॉरी 2.42, जो भी आया है वो हम लोग रिजल्ट में लिखेंगे। अब रिजल्ट के बाद अगली टॉपिक क्या पड़ सकता है? अगर मान लीजिए कोई ऐसी क्वांटिटीज हम लोग मेजर कर रहे हैं जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पहले से पता है, जैसे एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग मेजर करने जा रहे हैं, और एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारी निकल के आई है 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग निकालते हैं परसेंटेज एरर। लेकिन ये परसेंटेज एरर सबके लिए नहीं वैलिड है, ये केवल उन्हीं के लिए वैलिड है जो जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पहले से पता है। ठीक है ना? जैसे हमें किसी मटेरियल की डेंसिटी दी हुई है और कहा जाए कि भाई एक्सपेरिमेंट से फाइंड करिए। अब जब एक्सपेरिमेंट से हमने डेंसिटी निकाली तो उससे आसपास तो आ रही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आइडियल तो नहीं आ सकता ना। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग निकालेंगे परसेंटेज एरर। तो ये उन्हीं के लिए वैलिड है जिनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें पता है, ठीक है, और जिनकी नहीं पता है उसके लिए ये परसेंटेज एरर नहीं लिखा जाएगा। आखिरी में हम लोग लिखेंगे प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस का मतलब क्या है कि हमने कौन कौन सी सावधानियां रखी हैं इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, प्रिकॉशंस आप कई सारी लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रिकॉशन हम आपको यहाँ पे 2 बताने जा रहे हैं वो सभी एक्सपेरिमेंट के लिए वैलिड है। पहले एक्सपेरिमेंट के लिए क्या वैलिड है कि ऑल द रीडिंग शुड बी टेकन केयरफुली। आप किसी में भी लिखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो कैसा भी, है ना, उसके लिए वैलिड हो जाएगा। तो ऑल द रीडिंग शुड बी टेकन केयरफुली आप याद कर लीजिए। और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं कि जो भी अपरेटस से आप लोग रीडिंग ले रहे हैं इट शुड बी फ्री फ्रॉम जीरो एरर, इसमें जीरो एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक जीरो एरर वाला प्रिकॉशंस लिख सकते हैं किसी अगर अपरेटस से मेजर कर रहे हैं तो, और दूसरा ऑल द रीडिंग शुड बी टेकन केयरफुली। अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला कर रहे हैं तो ऑल द कनेक्शन शुड बी राइट एंड टाइट, ये आप लिख सकते हैं। लेंस वाला कर रहे हैं ऑप्टिक्स में तो आप लिख सकते हैं पैरेलल शुड बी रिमूव्ड। तो ये कुछ ऐसे हैं जो लगभग हर उसमें काम आ जाएंगे। जैसे ऑप्टिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, पैरेलल शुड बी रिमूव्ड आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, ऑल द कनेक्शन शुड बी राइट एंड टाइट आप लिख सकते हैं। कोई भी मेजरिंग अपरेटस वाला हो तो जीरो एरर शुड बी रिमूव्ड। और सबके लिए कॉमन क्या है? ऑल द रीडिंग शुड बी टेकन केयरफुली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट अपनी कॉपी में लिखना है तो उसको लिखने का तरीका क्या है, उसमें कौन कौन सी हेडिंग्स आनी चाहिए। थैंक यू।